जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर है स्पर्मेटोसाइटोसिस, स्पर्मेटोसाइटोसिस। सेकंड नंबर है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से एक डिप्लॉइड प्रीमोर्डियल जर्म सेल से हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, और जो स्पर्मियोजेनेसिस है उसके अंदर जो स्पर्मेटिड्स है, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स है, वो मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। और इस स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करती है सर्टोली सेल्स, यानी सर्टोली सेल्स स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करती है स्पर्मेटिड्स की, जिससे स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होती है मैच्योर स्पर्म के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो है वो है स्पर्मेटोसाइटोसिस। तो कल डिस्कस किया था स्पर्मेटोसाइटोसिस जो होती है उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड नंबर है ग्रोथ फेज, एंड थर्ड नंबर है मैच्योरेशन फेज। यानी जो स्पर्मेटोसाइटोसिस की प्रोसेस है उसे 3 पार्ट्स 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सेल्स मल्टीप्लाई होती है बार बार। तो कौन सी सेल, सबसे पहले जो स्पर्मेटोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है एक डिप्लॉइड प्रीमोर्डियल जर्म सेल से। जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो एंसेस्ट्रल सेल्स होती है गैमेट्स की। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स डिप्लॉइड कंडीशन में पाई जाएगी, और जब प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है गैमेटोजेनेसिस के दौरान यहां पे डिवाइड होना स्टार्ट होगी माइटोसिस से। अब माइटोसिस में हमेशा सेम टाइप की समान प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी जो पेरेंट सेल है, डिप्लॉइड पेरेंट सेल है, उसी के समान डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी डिप्लॉइड डॉटर सेल्स यहां पे बनेंगे। यहां पे फिर से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तब फिर से माइटोसिस की प्रोसेस होगी। तो माइटोसिस की प्रोसेस द्वारा फिर से डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे ये माइटोसिस की प्रोसेस बार बार चलती रहती है और इस प्रकार से सेल्स मल्टीप्लाई होती रहती है, यानी यहां पे जो भी सेल्स बनेगी वो माइटोसिस के द्वारा डिप्लॉइड कंडीशन में ही प्रेजेंट होगी। अब क्या होता है, जो यहां पे सेल्स बन रही है डिप्लॉइड सेल्स, इन डिप्लॉइड सेल्स को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ये जो डिप्लॉइड सेल्स है वो कहलाएगी स्पर्मेटोगोनिया। प्लूरल फॉर्म में सभी को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। अगर सिंगल सेल की बात करें तो वो कहलाएगी स्पर्मेटोगोनियम। ये सभी डिप्लॉइड कंडीशन में प्रेजेंट होगी और इनको शुक्राणु मातृ कोशिकाएं भी कहते हैं, स्पर्म मदर सेल्स भी इनको कहा जाता है। अब क्या होगा, ये तो हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की वह फेज जिसके अंदर सेल्स कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होती रहती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल्स का, यह आएगा मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर। अब क्या होगा, इनमें से कोई एक स्पर्मेटोगोनियम, कोई एक स्पर्म मदर सेल ग्रोथ फेज में एंटर करेगी। तो कोई भी एक स्पर्मेटोगोनियम यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ फेज में एंटर करेगी, और ग्रोथ फेज में क्या होगा, वो अपनी साइज को इंक्रीज करेगी। यानी यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियम है, धीरे धीरे इसका आकार, इसकी साइज बढ़ना स्टार्ट होगी। और यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो सेल है ग्रोथ फेज के अंदर, इसका न्यूक्लियस और जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम्स है, उसका नंबर इंक्रीज होना या उसकी अमाउंट बढ़ना स्टार्ट होगा। इस कारण से यह सेल धीरे धीरे अपने साइज को या अपने आकार में बढ़ने लगती है।
इसके साथ ही यहाँ पे किसी टाइप का कोई डिवीजन प्रेजेंट नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में जो सेल्स का नंबर बढ़ रहा हो माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन के द्वारा हो रहा है। लेकिन ग्रोथ फेज के अंदर सेल में किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता। यहाँ पे कोई एक स्पर्मेटोगोनियम अपनी साइज में इंक्रीज करना शुरू होती है और सेल के अंदर स्पर्मेटोगोनियम के अंदर न्यूक्लियस और जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसके अमाउंट भी बढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट होता रहता है। तो यह जो स्टेज है वो कहलाती है ग्रोथ फेज की, जो स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ग्रोथ फेज के अंदर जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट है वो कहलाएगा यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है? ग्रोथ फेज के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है, ये बनता है स्पर्मेटोगोनियम से और ये हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन में पाया जाता है। अगर स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो ये भी डिप्लॉयड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं और ये बनते कैसे? माइटोसिस के द्वारा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी प्रेजेंट होता है इस डिप्लॉयड कंडीशन में और ये भी बनता है माइटोसिस के द्वारा। अब क्या होगा? जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, यानी मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी। और जो मियोसिस है उसे टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस का जो यहाँ पे काम होता है, माइटोसिस में तो क्या होता है? समसूत्री विभाजन के अंदर माइटोसिस के अंदर हमेशा सेम टाइप की सेल्स बनती है, यानी पेरेंट डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड बनेंगी। और जो मियोसिस है, मियोसिस का मेन पर्पस होता है क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करना, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रिड्यूस करना। तो जो भी पेरेंट सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल जितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हाफ करना है, उसको रिड्यूस करना, तो इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। तो सबसे पहले होती है माइटोसिस मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद में होती है मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पर मियोसिस के अंदर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगी और मियोसिस फर्स्ट से क्या होगा? यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे डिप्लॉयड है तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर n होंगे, या ये जो दोनों सेल्स है वो हैप्लॉइड कंडीशन में प्रेजेंट होंगी। और ये जो होगी वो डिप्लॉयड। यहाँ से स्टार्ट होती है मैच्योरेशन की फेज। मियोसिस फर्स्ट से स्टार्ट होती है इसकी मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस फर्स्ट की हेल्प से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिवाइड होगा और n या हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। और ये हैप्लॉइड सेल्स कहलाएगी यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे ये कहलाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में मियोसिस फर्स्ट के बाद में मियोसिस सेकंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स का रिडक्शन होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, तो वो हमेशा मियोसिस फर्स्ट के अंदर ही होता है। और जो मियोसिस सेकंड है वो माइटोसिस के समान ही होती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर अगर बात करें रिड्यूस कहां पे होता है? मियोसिस फर्स्ट में या मियोसिस सेकंड में? तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं हमेशा मियोसिस फर्स्ट के अंदर। और जो माइटोसिस होती है वो मियोसिस सेकंड जो होती है वो माइटोसिस के समान ही होती है। इस प्रकार यहाँ से यहाँ पे क्या होगा? एक सिंगल सेल है, डिवीजन से यहाँ पे दो सेल बनेंगी। यहाँ पे क्या है? सिंगल सेल है, यहाँ पे डिवीजन से टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये सेल्स क्या है? सारी हैप्लॉइड कंडीशन में। जो पेरेंट सेल है उसी के समान, हमने बात की जो मियोसिस सेकंड और माइटोसिस के समान ही होता है, इसलिए जो डॉटर सेल्स है वो पेरेंट के सेल के समान ही हैप्लॉइड कंडीशन में, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर और रिड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हैप्लॉइड कंडीशन है वो यहाँ पे भी हैप्लॉइड कंडीशन ही रहेगी। तो यहाँ पे जो 4 सेल्स बन रही है, यहाँ पे जो 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यह सेल्स कहलाती है इमेच्योर स्पर्म, यानी इमेच्योर स्पर्म्स को कहते हैं स्पर्मेटिड्स या स्पर्मेटिड। ठीक है,
तो मियोसिस सेकंड के द्वारा 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और यह 4 हैप्लॉइड सेल्स ही कहलाती है इमेच्योर स्पर्म या स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे स्पर्मेटिड होते क्या है? स्पर्मेटिड क्या होते हैं? नॉन मोटाइल टेललेस राउंडेड स्ट्रक्चर। स्पर्मेटिड्स क्या है यहाँ पे? नॉन मोटाइल, जो मोटाइल नहीं है, जो मूव नहीं कर सकते, टेललेस जिनमें टेल प्रेजेंट नहीं होती है, और राउंडेड गोलाकार। हमने स्पर्म के बारे में पढ़ रखा है, स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ रखी है कि जो स्पर्म होता है वो राउंडेड नहीं होता, रोड शेप में होता है, मोटाइल होता है, वो मूव कर सकता है, स्पर्म मूव कर सकता है और उसमें टेल भी पाई जाती है। लेकिन स्पर्मेटिड के अंदर ये सभी जो ये इसकी प्रॉपर्टी है वो सारी एब्सेंट होती है। वो मोटाइल भी नहीं होता, टेललेस होता है, टेल प्रेजेंट नहीं होती और इसके साथ ही स्ट्रक्चर भी उसकी राउंडेड होती है। तो ये क्या है? इमेच्योर स्पर्म, यानी यहाँ पे कंप्लीटली मैच्योर स्पर्म का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये इमेच्योर स्पर्म कहलाता है स्पर्मेटिड। यानी स्पर्मेटिड क्या हो गए? स्पर्मेटिड को डिफाइन कर सकते हैं नॉन मोटाइल, टेललेस, राउंडेड, इमेच्योर स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटिड। ठीक है, अब स्पर्मेटिड के या इमेच्योर स्पर्म के मैच्योरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो स्पर्मेटिड से इमेच्योर स्पर्म से मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन, मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इमेच्योर स्पर्म से मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस प्रकार से यहां पे क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में? मोटाइल मूव करने वाले, मोटाइल टेल बियरिंग तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस से क्या होगा? मोटाइल टेल बियरिंग पूंछयुक्त और मूव करने वाले, गति करने वाले मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म, मैच्योर स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाएगी स्पर्मियोजेनेसिस। और यहाँ पे जो हेल्प करेगी वो होती है यहाँ पे लिख सकते हैं सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करेगी, जो क्या करती है? इमेच्योर स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, पोषण प्रदान करती है, जिससे ये क्या करते हैं? धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं और कंप्लीटली मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। सर्टोली सेल्स कहां पे प्रेजेंट होती है? सर्टोली सेल्स इंडस्ट्रियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है। कनेक्टिव टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिन कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा बाइंड रहती है, उन्हीं कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर ये सर्टोली सेल्स पाई जाती है। उनके साथ ही लेटिक सेल्स भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो स्पर्मेटो फिर से डिवाइड करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में जो एंसेस्टर सेल्स होती है वो माइटोसिस द्वारा कंटीन्यूअसली डिवाइड होती रहती है। जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है वो माइटोसिस द्वारा कंटीन्यूअसली डिवाइड होकर अपना नंबर इंक्रीज करती रहती है। तो इस कारण से इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था, अपना नंबर इंक्रीज करना। और मल्टीप्लिकेशन फेज में डिप्लॉइड सेल्स का ही फॉर्मेशन होता है। और मल्टीप्लिकेशन द्वारा जो माइटोसिस द्वारा बनने वाली यह सेल्स कहलाती है स्पर्मेटोगोनिया। सिंगल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। अब क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया एंटर करता है ग्रोथ फेज के अंदर। ग्रोथ फेज में एंटर करने के बाद स्पर्मेटोगोनिया की साइज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। तो ये सेल है स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर न्यूक्लियस और क्रोमेटिन जो मटेरियल है उसकी अमाउंट इंक्रीज होने लगती है और इसमें किसी भी प्रकार का डिवीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता। इस कंडीशन में या ग्रोथ फेज के अंदर स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। यहाँ पे ग्रो करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो भी हमेशा डिप्लॉइड कंडीशन में ही प्रेजेंट होता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो एंटर करती है मैच्योरेशन फेज में। मैच्योरेशन फेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैच्योरेशन फेज फर्स्ट एंड मैच्योरेशन फेज सेकंड। तो
तो मैच्योरेशन फेज फर्स्ट के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट के द्वारा डिवाइड होगी और 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। यह 2 हैप्लॉइड सेल्स कहलाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस फर्स्ट के द्वारा क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाएगा। इस कारण से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो हैप्लॉइड कंडीशन में यहां पर प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार से मैच्योरेशन फेज फर्स्ट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। अब आती है मैच्योरेशन सेकंड। मैच्योरेशन सेकंड के अंदर जो 2 यहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रेजेंट है वो मियोसिस सेकंड के अंदर एंटर करेंगे। अब जो मियोसिस सेकंड है वो माइटोसिस के समान ही होती है, यानी जो डॉटर सेल्स है वो पेरेंट सेल के समान ही यहाँ पर होगी। तो यहाँ पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो यहाँ जब दोनों डिवाइड होगी 1 से 2 सेल बनेगी। इस प्रकार से टोटल 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और यह है जो सेल्स है 4 जो हैप्लॉइड सेल है वो कहलाएगी इमेच्योर स्पर्म या स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड किसे कहेंगे? स्पर्मेटिड क्या होती है? यह नॉन मोटाइल टेललेस एंड राउंडेड स्ट्रक्चर होती है। अब जो स्पर्मेटिड है वो एंटर करेगी स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस वह प्रोसेस होती है जिसके अंदर इमेच्योर स्पर्म कन्वर्ट होता है कंप्लीटली मैच्योर स्पर्म के अंदर, और इस प्रोसेस में हेल्प करती है सर्टोली सेल्स, यानी सर्टोली सेल्स इनको स्पर्मेटिड्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, पोषण प्रदान करती है। इस प्रकार से यह हैप्लॉइड स्पर्मेटिड कंप्लीटली मैच्योर हैप्लॉइड स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्पर्म क्या होते हैं? मोटाइल टेल बियरिंग स्पर्म कहलाते हैं। इस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस में एक सेल से, एक न्यूक्लियोइड सेल से या एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म या 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से एक सिंगल सेल से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या 4 गैमेट्स बनते हैं। लेकिन हम oogenesis में पढ़ते हैं वहां पे एक सेल से, एक सिंगल सेल से ओनली 1 ओवम, एक सिंगल ओवम का ही फॉर्मेशन होता है, यानी एक सिंगल गैमेट बनता है। oogenesis की प्रोसेस में केवल एक सिंगल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपकी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है, यानी इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको इंड्यूस कौन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो इंड्यूस होती है प्यूबर्टी के दौरान। प्यूबर्टी के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इंड्यूस होगी। इंड्यूस कैसे होगी? हाइपोथैलेमस को, प्यूबर्टी के दौरान हाइपोथैलेमस को आउटर सिग्नल्स मिलना स्टार्ट होंगे। तो हाइपोथैलेमस इंड्यूस होकर GnRH या इनको बोलेंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन रिलीज किए जाएंगे हाइपोथैलेमस के द्वारा, जैसे इनका नाम है गोनेडोट्रोपिन, यानी ये जो हार्मोन्स है वो गोनेड्स को एक्टिवेट करते हैं। अब गोनेड्स क्या होते हैं? गोनेड्स हमने डिस्कस किया था मेल और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर गोनेड्स होते हैं टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी। तो ये हार्मोन्स जाके एक्टिवेट करते हैं कहां पर? इसको एक्टिवेट करते हैं गोनेड्स को। तो सबसे पहले जब ये हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज किए जाएंगे तो ये जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पर। यह हार्मोन एक्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगी तो यह 2 टाइप के हार्मोन्स रिलीज करेंगी, LH और FSH। प्यूबर्टी के दौरान जब प्यूबर्टी आती है लगभग 12 to 13 to
14 स्टेज के अंदर या एज के अंदर, तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होने के बाद रिलीज करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके एक्टिवेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को, जहां से दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, एलएच और एफएसएच। एलएच इसकी फुल फॉर्म होगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच हो गया आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये एलएच क्या करेगा और एफएसएच क्या करेगा? तो एलएच जाकर एक्टिवेट करेगा टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को। जो लीडिंग सेल्स है वो एक्टिवेट करेगी टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को, और जो एफएसएच है वो इंड्यूस करेगी सर्टोली सेल्स को। एलएच पहले लीडिंग सेल्स को इंड्यूस करेगा। हमने पहले बात की थी जो लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है सर्टोली सेल्स के साथ, वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे जो एलएच हार्मोन है वो टेस्टिस में जाके लीडिंग सेल्स को एक्टिवेट करेगा। यह सेल्स एक्टिवेट होने के बाद टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगी। अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो हेल्प करेगा स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में या स्पर्मेटोस्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को। और जो यहाँ पे सर्टोली सेल्स इससे पहले एक्टिवेशन से पहले यह इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट थी, यानी प्यूबर्टी से पहले यह दोनों इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होती है। इस कारण स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं होती है। तो प्यूबर्टी के दौरान जब यह एक्टिवेट होगी सर्टोली सेल्स, तो सर्टोली सेल्स आकर अपना फंक्शन शो करेगी स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगी इमेच्योर स्पर्मेटिड्स को, जिससे मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल होता है टेस्टोस्टेरोन और सर्टोली सेल्स का। अब सर्टोली सेल्स और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कब होते हैं? तो ये प्रोड्यूस होते हैं प्यूबर्टी के दौरान। प्यूबर्टी के दौरान क्यों होंगे? क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर वो रिलीज करेगा जीएनआरएच, वो जाके एक्टिवेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, वहां से रिलीज होंगे एलएच और एफएसएच। एलएच लीडिंग सेल्स को एक्टिवेट करेगा, एफएसएच सर्टोली सेल्स को, लीडिंग सेल यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। अब जब दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे, तो आगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अपना फंक्शन या स्टार्ट यहाँ पर होगी। तो इस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और ये कब होगा?